आज तो थोड़ा सा कम काम होगा क्योंकि अभी मुझे पता लगेगा कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा पिछली बार में, वरना क्लासेस मिस मत करना करंट इलेक्ट्रिसिटी की। चलो। तभी मैं कहूँ ऐसे क्यों ओपन हुआ हुआ आज। एक सेकंड देना बच्चों को। हेलो सर। हेलो 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 बच्चों। सर मेरी आवाज आज परफेक्टली आ रही है? नहीं नहीं, ठीक आ रही है। अब तो क्या हुआ? सर मेरी आवाज ही नहीं जाती थी। नहीं बच्चे, अब तो आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। एक यस सर। सेकंड रुको। सर निशांत सर। सर क्या कह रहे हो? हैंड इरेज किया है निशांत सर ने। हाँ जी सर। मैं बस दिव्यांशु। हेलो। हाँ, दिव्यांशु कौन है भाई? दिव्यांशु? दिव्यांशु है, दिव्यांशु। हाँ हो गया सर, उसका हैंड रेज हो गया, बात कर लीजिए। हाँ जी बस। दिव्यांशु आपकी अटेंडेंस नहीं आ रही, क्या चक्कर क्या है? मैं आपको कॉल भी किया, आपने कॉल भी नहीं उठाया, बस मेरे को यही पूछना था एक बार। सर मेरे को आई नहीं कॉल। जी दिव्यांशु सर कह रहे हैं बच्चे आपने क्लासेस नहीं लगाई क्या पिछली वाली? दिव्यांशु सर कल तो लगाई थी। कल लगाई थी? लास्ट वीक। बताओ यस सर। रीजन बताओ बच्चे, क्या हो गया था? क्यों नहीं लगाई थी क्लास? सर रिचार्ज खत्म था। अच्छा ओके बस सर यही पूछना था। ठीक है, फिर रेगुलर रहा करो क्लास में, है ना, ताकि अभी जैसे मैंने बिल्कुल अभी जस्ट बोला कि एक दिन में अब आप क्योंकि स्पीड पकड़ने वाले हैं तो एक दिन में ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक भी क्लास मिस करोगे ना तो टॉपिक्स तो रह ही जाएंगे, अगले हफ्ते का टेस्ट भी रह जाएगा। ठीक है दिव्यांशु? यस सर। हाँ, और सर का नंबर भी सेव कर लेना, अगर सर का दोबारा कॉल आए तो पिकअप कर लेना। ठीक है? यस सर। हाँ ओके सर। हेलो सर, आप यहीं हैं? हाँ, सर का नंबर देख लो भाई, सब नोट कर लो। सर ने चैट बॉक्स पे नंबर भेजा है अपना, तो जिसके पास क्या क्लास से रिलेटेड किसी को भी इशू आता है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप लोग। दिख रहा है सबको नंबर? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो या सेव कर लो, जैसा मर्जी कर लो। एक दिव्या ज्वाइन नहीं कर पा रही यार, एक ना दिव्या इशू आया। हाँ, लिंक अवंती फेलो ऑर्गेनाइजेशन उसको ब्लॉग। बोलो सर एक बार दोबारा से ट्राई करें, क्योंकि कई बच्चे हैं ना जो दोबारा ट्राई करते हैं तब हो जाता है। मुझे बोला मैंने उसका, फिर भी नहीं। अभी तक चलो ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। चलो ठीक है, आप करो सर। मैं ठीक ओके सर, थैंक यू। ओके, एक सेकेंड बच्चे बस। आई डोंट नो आज क्या दिक्कत हो गई इसमें। चलो प्रिय सबको स्क्रीन? यस सर। अभी दिखाते हैं, अब दिख रही होगी सही। आज का ऑब्जेक्टिव हमारा बच्चे सबको दिख रहा है? एबल टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एज द फंक्शन ऑफ लेंथ, एरिया एंड क्या लिखा हुआ तीसरा?
वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मतलब लेंथ में चेंज करने से, वॉल्यूम में चेंज करने से या एरिया में चेंज करने से हमारा रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। और आज तुम ये भी देखोगे, तुमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ रो की फॉर्म में, क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन वहां ए क्या होता है, एरिया। एरिया। लेकिन वो कैसा एरिया होता है वो तुम्हें आज ढंग से पता चलेगा, ठीक है, कैसा एरिया होता है वो। हाँ बोलो। हाँ चलो, एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे आज। और करंट डेंसिटी क्या होती है। अब करंट स्केलर है, वेक्टर है, क्योंकि कल तुमने पढ़ा होगा, सर ने जब पढ़ाया था तो करंट की डायरेक्शन बता दी होगी सर ने, है ना, बताई होगी, यस है ना। लेकिन करंट को तो हम वेक्टर बोलते नहीं, पर उसकी डायरेक्शन कहाँ से आई, तो उसके बारे में भी आज बात करेंगे। सोल्व न्यूमेरिकल्स फॉर द अबव मेंशन टॉपिक्स, इनके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम। ज्यादा कैलकुलेट वैसे लास्ट टॉपिक पे ही करेंगे, ज्यादा चीजें ये इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ये तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। चलो, ये सब सर ने कल करवाया था, राइट, कन्वेंशनल करंट क्या होता है ये सब, है ना। मैं थोड़ा सा बस रिवाइज रिकॉल करवा देता हूँ तुम्हें। कल तुमने क्या क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ तुमने पढ़ लिया, तुमने बोला राइट, सब पढ़ लिया था ना ओम्स लॉ। यस सर। आओ थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, तो सब मेरे साथ बोलना, क्या होता है ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। वेरी गुड। क्या एक ही बच्चा है क्या क्लास में, तो यहाँ से R की वैल्यू, R की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। वी अपॉन आई। V अपॉन I V अपॉन I। तो अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बताओ। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। हाँ, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, पिछली बार भी बात की थी, जस्ट उसी तरह जैसे C इज इक्वल टू Q अपॉन V, अगर Q बढ़ाता था क्या C बढ़ता था क्या, नो सर। क्या V घटाने से C बढ़ता था क्या। नो तो सर। ऐसे ही हम ये R कहाँ से आया, जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा तो V इज इक्वल टू I, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, तो V इज इक्वल टू I आ रहा है ना। तो R यहाँ पर एज अ क्या ट्रीट हुआ है, एज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो तुम चाहे V बढ़ाओ चाहे R ही घटाओ, कुछ भी करो, R पे फर्क, R पे फर्क बोलो। हाँ R पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, जोर से बोला करो, ठीक है, R पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर अब R पे फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर हमने तो सुना है सर, करंट कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हुआ, पढ़ा है ना सबने, पढ़ा हुआ है सब। फिर बताओ, हमने पिछले वाले से थोड़ा सा हिंट लेके, कैपेसिटेंस से थोड़ा हिंट लेके बताओ, रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा फिर, जब वोल्टेज कांस्टेंट जब पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ जब पोटेंशियल यानी वोल्टेज क्या रहेगी, कांस्टेंट। वही लिख देंगे, until and unless either V और I is, क्या लिखूं आगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो अगर I कांस्टेंट हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ मुझे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होगा। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर V कांस्टेंट हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर इनमें से कोई कंडीशन ना गिवन हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट। सबको क्लियर है, थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, और थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम बढ़ाएंगे, इंटरेक्शन ज्यादा करेंगे, और जिसको डाउट है वो हैंड रेस करेंगे। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो थोड़ा अभी सा। मैंने कुछ नहीं बताया दिव्या, अभी मैंने सिर्फ ये कल वाला रिकॉल करवाया तुम्हें। V इज इक्वल टू IR होता है, तो मैंने बोला था R यहाँ पर एज अ कांस्टेंट आया था, क्योंकि तुमने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा था, उसके बाद प्रोपोर्शनल हटा के R लगाया था, जो कि R एज अ क्या आ गया फिर, कांस्टेंट। तो अगर जो चीज कांस्टेंट है तो बाकी दो क्वांटिटीज पे वो डिपेंड ही नहीं करेगी, तो चाहे तुम V बढ़ाओ चाहे I घटाओ, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कब तक, जब तक या तो V या तो I क्या ना हो, चेंज ना। कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट हुआ तो R डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, अगर I कांस्टेंट हुआ तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है? यस सर। चलो अब
और तुमने पढ़ा था शायद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। क्या फॉर्मूला पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कौन बताएगा? अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो नेगेटिव आ जाता है। मैं हिंट देता हूं, E upon m into tau। हाँ, तो मैं इसको कैसे लर्न करता हूँ, गा के ई टो बाय एम। कैसे करोगे? ऐसे ही बोला करो, ई टो बाय एम। तो ये होगी ड्रिफ्ट। ई क्या है सर? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या है? मास। और टो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तुम्हें पता था रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कि कितना उसको फ्री टाइम मिलता है दो सक्सेसिव कोलिजन के पहले बीच में, राइट? बताया होगा सर ने, यहाँ तक तो हो गया होगा। यस सर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये भी सबको पता है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत जरूरी है, याद रख लेना। क्या है? दोबारा बोलो। ई टो बाय एम। चलो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात है। यहां तक हो गया। तो उसके बाद तुमने ड्रिफ्ट करंट पढ़ा था। ड्रिफ्ट करंट के बारे में क्या पढ़ा था भाई? I इज इक्वल टू, ये तो लर्न होगा सबको, N E by T। NEA V D, यही पढ़ा था, यही पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। NEAVD। हाँ, तो N वही, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज। A क्या है सर? एरिया। और VD क्या है? क्लियर? चले आगे। ये तुमने पढ़ लिया था, तो इसलिए मैं अभी लिख करने की जरूरत है नहीं, ये उसी लिए लेके आया था। अब यहाँ पर देखते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। अब करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। जब भाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर हमारी करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सर करंट के पास लेकिन डायरेक्शन भी तो है। कहते हैं ना कभी कभी करंट डायरेक्शन पे भी है, कि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव है अगर इलेक्ट्रॉन है। कहते हैं ना। तो याद रखना, करंट के पास चाहे मैग्नीट्यूड की भी बात करते हैं, उसकी डायरेक्शन की भी बात करते हैं, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कभी भी मत बोलो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक रीजन ये दिया जाता है कि करंट कौन से लॉ फॉलो करता है? अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। स्केलर लॉ। हाँ, यानी अलजेब्रिक स्केलर लॉ फॉलो करता है। तो इसीलिए करंट को ना तो स्केलर बोलते हैं ना वेक्टर बोलते हैं, तो इसको जनरली क्या, कौन सी क्वांटिटी बोल देते हैं? एक किस्म से टेंसर। क्या बोल देते हैं बच्चे? टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन तो इसकी कभी कभी बात होगी सर इसके मैग्नीट्यूड की भी, इसकी डायरेक्शन की भी, लेकिन तुम्हें पता है करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज नॉट अ, बोलो, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, सब बोला करो भाई, थक जाऊंगा वरना मैं। तो करंट डेंसिटी क्या होती है सर? जैसे तुमने फ्लक्स पढ़ा था ना, थोड़ा 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 वैसे ही है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर करंट है, थोड़ा सा फॉर्मूले में डिफरेंस आ जाएगा, बट समझो कि करंट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी इज अ कैसी क्वांटिटी? अब देखो क्या, इट इज द current through a unit area of the conductor around that the point, provided that area is perpendicular to the direction of flow of current at that point। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में से, एक यूनिट एरिया में से कह देते हैं करंट को। याद रखना, करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहूंगा, करंट डेंसिटी को कह देते हैं। अभी तुम देखोगे कैसे। करंट डेंसिटी की क्या बात है सर? कितने एक यूनिट एरिया में से कितना क्या क्या फ्लो हो रहा है? करंट। एक यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? एक यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, प्रोवाइडेड इसका जो एरिया है वो करंट के कैसा हो सर? कैसा हो? परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? अगर करंट ऐसे और एरिया, यहाँ पर एरिया तुम्हें पता है, एरिया इज कैसी क्वांटिटी? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी हमने पता है ना।
और इसकी डायरेक्शन क्या होती है एरिया की? Along the normal outside. ठीक ठीक है, जहां से हम देख रहे हैं हमारी तरफ। याद आया सबको? तो कितना करंट पास हो रहा है एक यूनिट वॉल्यूम में, सॉरी यूनिट एरिया में, वही क्या है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी, कितना करंट पास हो रहा है यूनिट एरिया में, लेकिन वो एरिया कैसा होना चाहिए बच्चों? देख लो कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ Perpendicular. टू द फ्लो करंट। हाँ, तो देखो इसको लिखते हैं सर जे से, क्योंकि करंट है पर यूनिट एरिया है, तो आई बाय ए फॉर्मूला हो गया। क्लियर है सबको? J इज इक्वल टू आई बाय ए, करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट, बोलो साथ साथ, करंट यूनिट एरिया। एरिया। तो यहाँ पर देखो Area. अब वो कैसे ड्राइव किया। अब देख, अभी तुम्हें एक करंट की वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, देखना आई बाय ए। अब देखो आई की वैल्यू क्या थी सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले करंट की रिलेशन क्या होता था? एन, साथ साथ बोलोगे तो लर्न हो जाएगा। एन NEAVD. तो करंट पर यूनिट एरिया मतलब एरिया से क्या कर दो सर? डिवाइड कर दो। एरिया से डिवाइड करूंगा तो एरिया से एरिया कट जाएगा। तो जे का फॉर्मूला क्या आ गया सर? एन अरे मतलब बस एरिया हटा दो तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? करंट डेंसिटी डेंसिटी। अब बात आती है सर, हमने बोला ना करंट नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये कैसा प्रोडक्ट है, मतलब ए लिख रहे हो ना, कैसा प्रोडक्ट है ये? देखो डॉट प्रोडक्ट है, Scalar product. करंट है, लेकिन जे के ऊपर कैसा साइन लगा हुआ है बताओ मुझे? वेक्टर। तो यानी करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही ए के ऊपर भी कैसा साइन लगा हुआ है? वेक्टर का तो एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तुम्हें पता है, अब मैं बार बार बोल चुका हूँ कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो कैसा प्रोडक्ट होता है? स्केलर प्रोडक्ट। Scalar. याद रखना। तो इसलिए अभी करंट के ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ दिख रहा है सबको? किसी को दिख रहा है करंट के ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ है क्या? नो No, sir. और इसको खोलोगे तो क्या क्या आ सकता है? आई इज इक्वल टू जे ए Cos theta. क्लियर है क्या सबको? जे की डायरेक्शन सर वही है जो एक्चुअल में किसकी डायरेक्शन होती है? करंट की। करंट की। ए की तुम्हें पता है एरिया वेक्टर, और थीटा इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? थीटा इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा बच्चे? एंगल। तो सब बोलो सो रहे हो क्या सब? मेरे को सिर्फ 5-6 बच्चों की आवाज आ रही है। हैंड रेज करो जो जो जाग रहा है भाई, सॉरी थम्स अप करो जो जो जाग रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं किसी को भी कोल्ड कॉलिंग करके पूछ लूंगा, किसी का भी नाम ले लूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो जे, तो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी इधर, तो हम इसको बोल देते हैं कि इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। आओ, अब ओम्स लॉ तुमने पढ़ लिया, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। यही पढ़ा था क्या? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ से R आ गया था, राइट? और ओम्स लॉ का ग्राफ भी देख लिया था सबने? Yes, sir. कैसी लाइन बनती है ओम्स लॉ पर? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। Straight line. हाँ, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। हाँ, अच्छा, इस ग्राफ का अगर कोई तुमसे स्लोप पूछे तो क्या आएगा? R। सोच के Resistance बोलो, सोच के बोलो। ग्राफ तुम्हारे सामने है, तुमको स्लोप बताना है। the resistance. 1/R। वेरी गुड दिव्यांशु, 1/R आएगा बच्चे। रेजिस्टेंस तब आता जब ऐसा ग्राफ होता, यहाँ V होता और यहाँ I होता, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, ऐसे मतलब स्ट्रेट लाइन होता। क्योंकि देखो स्लोप का मतलब क्या होता है? y एक्सिस वाले में चेंज कितना है और डिवाइडेड बाय x एक्सिस वाले में चेंज कितना है। अगर मैं ये ग्राफ देखूं तो y में कौन है बताना मुझे? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग y में कौन है? V। और x में कितना चेंज है, मतलब कौन है x में? I। I। तो v बाय I क्या बन जाता है? R। तो इस ग्राफ का स्लोप तो मुझे R बताएगा, लेकिन इसी ग्राफ का स्लोप देखते हैं। इधर y में कौन है? I. और इधर x में कौन है?
V. V। हालांकि ये चेंज इन आई और चेंज इन V है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो I अपॉन V क्या हो जाएगा बताना, क्या R होगा? 1/R. 1/R। तो जब भी ये ग्राफ दे रखा हो बच्चे, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? 1/R। और इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? R. R R. किसी को यहाँ पर कोई भी दिक्कत है तो मेरे से पूछ लो। डन है सबको? Yes, sir. हम सब Yes, sir. चलो, किसी को भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना, शर्माना नहीं है किसी ने भी। आओ अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। सबने पढ़ा हुआ रेजिस्टेंस क्या होता है, सबको पता है ना? और एक क्वेश्चन भी दूंगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा। Yes, sir. सुनना, ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस क्या है सर? कितना अपोजिशन मिलता है कंडक्टर को, करंट को, यही मिलता है ना। अगर ज्यादा अपोजिशन मिले तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ज्यादा। और कम अपोजिशन ज्यादा हो मिले तो क्या है? कम। तो रेजिस्टेंस के कारण कम हो रहा है करंट या ज्यादा हो रहा है? अभी के लिए अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो क्या होगा? कम होगा। कम होगा। ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट। हाँ, तो सर अब एक बात बताओ, ये मैंने लगाया, अभी तक तुम्हें पता है सर रेजिस्टेंस, लेकिन ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, पहला ही होमवर्क है ये। सबने कहा रेजिस्टेंस अगर वोल्टेज कांस्टेंट है सर, तो देखते हैं अब सीरीज है ना, ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. 2 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो बताओ इसके अंदर के टोटल करंट कितना होगा? पहले तो फटाफट बता दो मुझे। इसको मैं रुक जाओ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको भी इसको लिख दो तुम 14 वोल्ट। ठीक है, अब बताओ टोटल करंट कितना होगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर 2 एम्पियर। सबको पता है ना, I इज इक्वल टू V अपॉन R। R की वैल्यू टोटल है 7, V की वैल्यू है 14, तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 एम्पियर। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। No, sir. कैपेसिटेंस में भी पढ़ा है सर थोड़ा थोड़ा ऐसे। लेकिन मैं कह रहा हूँ तो 2 एम्पियर में भी 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, और 5 ओम वाले में भी कितनी आएगी? कितनी आएगी? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। क्यों सर? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सीरीज में है तो क्या सेम रहता है? करंट। पर सर अभी तो आपने वोल्टेज बोला कि रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन। तो 2 ओम वाले के लिए अपोजिशन कम होनी चाहिए, 5 ओम वाले के लिए अपोजिशन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन करंट तो दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अभी तो आपने कहा करंट तो चेंज हो जाना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो सीरीज में तो हम कितने सारे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सबके अंदर करंट क्या रहता है? सेम। सेम। इसका आंसर क्या है? क्यों रहता? अभी बढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कितना ऑपोजिशन मिलेगा करंट को, तो करंट जितना कम होना चाहिए ना। करंट कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहले तो ये बताओ। कम होना चाहिए। नहीं, नहीं होना चाहिए तो भी मेरे को, अगर होना चाहिए तो भी रीजन बताओ कि सेम कैसे है, और नहीं होना चाहिए तो ये रीजन बताओ कि क्यों नहीं होना चाहिए। होमवर्क लोगे? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? सबको फिर से रिपीट करना। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि तुमने अगर बोल रहे हो कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि कितना ज्यादा करंट या को अपोजिशन मिल रहा है, यानी करंट कम हो जाना चाहिए ज्यादा रेजिस्टेंस पे। तो तुमने बोला कि 2 ओम पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 एम्पियर है, 5 ओम में भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 एम्पियर है। एक रीजन तो केशव ये भी हो सकता है, बिल्कुल एक रीजन तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है, उसका कल अच्छे से रीजन पता करके आओ एक बार और। मैंने क्या बोला? 2 ओम वाले में भी और 5 ओम वाले में भी करंट की वैल्यू तो क्या है? करंट की वैल्यू क्या है? सेम। सेम है। तो ये कैसे? ये कैसे? क्लियर है होमवर्क सबको? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. तो करना। अभी के लिए हमने रेजिस्टेंस पढ़ा सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी हमें। तो आओ अब इसके फॉर्मूले पे बात करते हैं। अभी हमने बोला कि रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I होता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस एज ए क्या यूज होता है? एज अ कांस्टेंट। चलो, अब
ये तो हो गया सिंपल इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। अब फीचर्स ऑफ द कंडक्टर, सबको पता है रेजिस्टेंस का असली फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए ए ए। रो क्या होता है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी वेरी गुड। ए क्या होता है यहाँ पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर एरिया एरिया क्रॉस सेक्शन, वेरी गुड। और एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को ही डिराइव कर रहे हो तुम। जैसे वहां पर अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी तो उस टाइम कैपेसिटेंस को ही डिराइव कर रहे थे। उस टाइम D। कैपेसिटेंस कांस्टेंट नहीं था, वो एरिया पर भी डिपेंड करता था, वो डी पर भी डिपेंड करता था, वो परमिटिविटी पर भी डिपेंड करता था। ऐसे ही रेजिस्टेंस अब लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, ए पर भी, और इसके ऊपर कैसे करेगा वो भी बात करेंगे। तो अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। ज्यादा अगर एरिया बढ़ा दूं तो, एरिया बढ़ा दूं तो सब बोलेंगे, सब बढ़ना चाहिए। कम होना चाहिए। आवाज आनी चाहिए मेरे को, सबकी गूंजनी चाहिए, चाहे मेरे को समझ ना आए कुछ भी। सब माइक ऑन करके बोलो, अगर एरिया बढ़ा दूं तो क्या हो जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाए। रेजिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, अब ये रेजिस्टिविटी क्या चीज है वो भी बात करते हैं सर। मुझे ये बताओ, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क लगता है तुम लोगों को? तो रेजिस्टेंस वैरी करता है पर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है कंडक्टर। कैसे सर, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। तो हालांकि इसको डराइव कैसे करते हैं वो भी देख लो। हम ऐसे लिखते हैं बच्चों वाला काम, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। और इन दोनों को हटा, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट आता है, जिसको क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला बन गया रो एल अपॉन। किसी को कोई डाउट था क्या इसमें? नो सर। तो देखो यहाँ पर कौन एज ए कांस्टेंट आया इस पूरे फॉर्मूले में, रो रो रो। तो इसका मतलब कुछ भी यहाँ पर आसपास चेंज कर लो, रो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अनटिल एंड अनलेस इन सब में से एक ना एक चीज क्या हो जाए, कांस्टेंट। अभी वो देखेंगे कैसे। तो सर अभी अब तुम्हें कोई वाइवा में पूछ लेता है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताना, R इंटू ए बाई एल। एल। और अब वो तुम्हें कहे कि बताओ अगर एरिया बढ़ा दी तो रेजिस्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, बताओ। रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट टर्म, ये दिमाग में बैठा लो। रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट टर्म, रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट टर्म। अब इन सब का आंसर जो पीछे जो तुमने कांस्टेंट पढ़े हैं, क्यों वेरी नहीं कर रहा था? आर कांस्टेंट था लेकिन वो वी और आई के फॉर्मूले में आ रहा था, तो क्यों वेरी नहीं कर रहा था? वो तो आंसर बता दिया मैंने, क्योंकि वी के बढ़ने से आई भी बढ़ रहा था। लेकिन यहां पर क्या सीन है, आओ देखते। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, जो कि पूछा भी जाता है, और वो बहुत जरूरी है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस के इक्वल कब आ सकता है फॉर्मूला? जब ए और एल की वैल्यू क्या हो, 1 हो गए। ए 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर का स्क्वायर हो, राइट? क्लियर है? दिख रहा है सबको? तो सर अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत हद तक हर बार वाइवा में तो जरूर पूछते हैं ये बच्चे प्रैक्टिकल्स में। आओ, तो मतलब अगर एक कंडक्टर बच्चे जिसकी लेंथ कितनी हो, एल 1 मीटर, और एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? रो रो को क्या बोल रहे हो? सब बोलो, रो को क्या बोलते हो? रेजिस्टिविटी। तो मैं ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी is equal to the resistance of a conductor when the length of the conductor is how much?
1 meter. 1 meter and area of the conductor is 1 1 meter. meter square. और इस 1 मीटर को बोलता हूँ या 1 मीटर स्क्वायर को एक वर्ड से रिप्लेस कर देता हूँ, यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट। यूनिट का मतलब भी 1 होता है। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट डायमेंशन कंडक्टर। क्या बोलूंगा? यूनिट डायमेंशन कंडक्टर। यूनिट डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर एंड उसका एरिया कितना है? 1 meter. 1 meter square. तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल तब आएगी जब एरिया और लेंथ 1 मीटर हो जाए। इसका मतलब सर समझ नहीं आया। इसका मतलब सर जैसे डेंसिटी, याद है डेंसिटी मैंने बताया था कि ऊपर टैंकी में पानी ज्यादा डेंसिटी का होता है या हमारे गिलास में? बताओ इसका आंसर। सेम होती है। सेम ही रहती है। सेम होती है डेंसिटी। समझ में आ रहा है ना? चाहे समुद्र में हो चाहे कहीं पर भी हो, डेंसिटी सेम होता है। लेकिन ऐसा इसका रीजन भी दिया था मैंने, क्योंकि डेंसिटी वो मास है जो कितने वॉल्यूम में होगा? 1 यूनिट वॉल्यूम। हाँ, यूनिट पर वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसा ही इसको समझो, रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है लेकिन कितने वॉल्यूम में या कितनी लेंथ में या कितने एरिया में बोल दूं मैं? यूनिट लेंथ में और यूनिट एरिया में। सर समझे नहीं? आओ आओ थोड़ा सा समझाते हैं बच्चों। अगर ये है तुम्हारे पास 2 कंडक्टर दिख रहे हैं, एक की जो लेंथ है वो हो गई, मान लो लेंथ और एरिया की बात करो। इसकी लेंथ है मान लो 5 मीटर और एरिया इसका हो गया मान लो कुछ भी, यहाँ पे लेंथ इसको 20 बोल दे क्योंकि इसकी ये 4 हो जाएगी ना फिर। चलो, और एक मेरे पास ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ होगी बच्चों 100 मीटर और ब्रेथ हो जाएगी इसकी मान लो 2 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 मीटर नहीं 20 लिख लो। एरिया कितना हो जाएगा? 20,000। राइट। तो देख रहे हो दोनों कंडक्टर को, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी। तो अब तुमसे इसमें पूछे कि रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है तो क्या बोलोगे? सोचो, रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है? रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट। अब उसका मतलब समझो कैसे कांस्टेंट है। देखो, जब रेजिस्टिविटी में, ऐसा याद रख लो, रेजिस्टिविटी में तभी कैलकुलेट कर दूंगा जब इन दोनों, जब भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी तभी कैलकुलेट करूंगा जब उसकी लेंथ कितनी हो जाए? कितनी हो जाए लेंथ? 1 मीटर। 1 मीटर। और एरिया कितना हो जाए? 1 meter square. तो सब सर इन दोनों का अगर मटेरियल ए और One बी हो का, ए और बी का अगर मटेरियल क्या है? सेम। सेम। ये बहुत जरूरी है। मटेरियल अगर सेम है तो इसको भी मैं तोड़ 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 के कितने में कन्वर्ट कर दूं? इसकी लेंथ कितनी हो जाए? 1 मीटर। और इसका एरिया भी कितना हो जाए? 1 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? ए को मैंने तोड़ 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 के इतना पतला कर दिया, इसकी लेंथ कितनी हो गई? 1 मीटर। और एरिया कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर। अब मैं इसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर रहा हूं, कर सकता हूं ना आप तो, क्योंकि रेजिस्टिविटी के लिए क्या कंडीशन लगाई है मैंने कि लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 meter. और एरिया कितना होना चाहिए? 1 मीटर 1 स्क्वायर। meter square. तो सर इसकी पहले 5 मीटर थी लेंथ, अब 1 मीटर होगी। चलो, ऐसे ही बी को कैलकुलेट कब करूंगा? जब इसकी लेंथ कितनी हो जाए? 1 meter. तो मैंने बी को भी तोड़ 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 के इतना पतला कर दिया कि इसकी लेंथ भी 1 मीटर होगी, उसकी एरिया भी कितना हो गया? 1 meter square. 1 मीटर का स्क्वायर। अब रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला ये लिखा था ना, ये वाला लिखा था। Yes. अब दोनों केस में ए के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं। ए के लिए ए की जगह क्या लिखोगे? फर्स्ट कंडक्टर के लिए ए की जगह क्या लिखोगे? रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है 1 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि अब मैंने तो रेजिस्टिविटी कब कैलकुलेट करूंगा? जब लेंथ कितनी हो जाए? 1 meter. 1 meter. एरिया की जगह क्या पुट करूंगा बच्चे? 1 meter square. और लेंथ की जगह भी? 1 लेंथ की जगह भी 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे बी के लिए भी एरिया की जगह क्या लिखूंगा? 1 meter square. और लेंथ की जगह 1 meter. क्या दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा? Yes, sir. तो याद रखना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि तुमने रेजिस्टिविटी चाहे कितना ही बड़ा कंडक्टर हो, तुम रेजिस्टिविटी कब कैलकुलेट करोगे? जब उसकी डायमेंशन कितनी हो जाए, लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर का स्क्वायर। तो जब कितने भी बड़े कंडक्टर को तुमने तोड़ना 1 मीटर में ही है, चाहे उसकी लेंथ 1000 मीटर हो, चाहे 500 मीटर हो, चाहे 5000 मीटर हो, तुम जब भी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करोगे तुम उसकी लेंथ को कितनी रिड्यूस कर दोगे? 1 मीटर। 1 मीटर। तो जब लेंथ को सबका सेम, भाई ये 500 मीटर की लेंथ का कंडक्टर, ये 1000 मीटर की, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने टाइम ये भी 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का, क्या दोनों में कुछ फर्क आएगा क्या? बताओ। नो सर। नो सर। नहीं आएगा। इसीलिए रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, क्योंकि उसमें लेंथ की वैल्यू भी 1 मीटर होगी, एरिया की वैल्यू भी 1 मीटर का स्क्वायर होगा। तो क्यों करनी पड़ती है हमें 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया? क्या कह रहे हो? सर क्यों करनी पड़ती है हमें लेंथ? क्योंकि रेजिस्टिविटी जब भी कैलकुलेट, रेजिस्टिविटी होता क्या है एक्चुअल में, अगर मैं सिंपली भाषा में बात करूं, मैंने ड्राइव भी करवाया, जैसे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है किसी कंडक्टर का। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर का तब रेजिस्टेंस है जब वो यूनिट डायमेंशन में है, एक पर्टिकुलर एरिया में उसके पास कितना रेजिस्टेंस। जैसे मैंने मास डेंसिटी बताया था, मास डेंसिटी क्या होता था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, वही उसका मेजर क्या था? डेंसिटी का। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा भीड़ में है, मतलब ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में मास क्या है? कम है, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। सिमिलरली रेजिस्टेंस को भी हमने ऐसे ही मेजर किया, रेजिस्टिविटी को भी। जब भी एक यूनिट कंडक्टर की बात करूंगा तो वो रेजिस्टिविटी होगी। क्लियर है आयुष? यस सर। याद रखना इस बात को, ठीक है? तो आप कभी भी रेजिस्टिविटी और उसमें जब रेजिस्टेंस में फर्क देखेंगे। अच्छा, अगर ए और बी दोनों सेम मटेरियल है, अगर ए और बी अलग अलग मटेरियल होते, एक एल्युमिनियम होता है और एक कॉपर होता, सपोज करो ए बहुत भारी है, ए बहुत, मतलब एक एल्युमिनियम और एक कॉपर है। अब जब इसके ध्यान से सुनना, अब एक बात करना, थोड़ा सा समझने वाली बात है बच्चों। जब ए और बी को आपने रिड्यूस किया तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ गई? रेजिस्टेंस की इक्वल आई ना। ए की वैल्यू भी क्या पुट कर दी? 1, एल की वैल्यू भी 1 पुट कर दी, तो रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल आ गई? रेजिस्टेंस के। तो मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ए है, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या है? बी है, और दोनों का मटेरियल भी क्या है? ध्यान से सुनना, दोनों का मटेरियल भी क्या है? सेम है। तो अगर मैंने रेजिस्टिविटी निकालनी है, अगर तुमसे कोई बोले कि रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करो, तो तुम क्या करोगे? कहोगे कि अगर ये रेजिस्टिविटी निकाली है ना, इसकी लेंथ 1 मीटर कर दो, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दो, और उस टाइम इसका क्या कैलकुलेट कर दो? इसका क्या कैलकुलेट कर दो उस टाइम? हाँ, जोर से बोलो, क्या कैलकुलेट कर दो? उस टाइम रेजिस्टेंस होगा वही किसके इक्वल होगा? उसके रेजिस्टिविटी के। तो भाई रेजिस्टेंस तो हमें पता है मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे। जब तुम उसको 1 मीटर पे डिपेंड करोगे, 1 मीटर पे डिवाइड करोगे, उसका 1 मीटर स्क्वायर करोगे, दोनों अगर कॉपर के हैं, कॉपर का यही मटेरियल है, कॉपर का यही मटेरियल है, जिसकी लेंथ को भी 1 मीटर कर दिया, इसकी लेंथ को भी 1 मीटर कर दिया, दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। तो दोनों की रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? सेम होगी। लेकिन यही पर ऐसा कर दिया जाए, ये तो कॉपर का ले लिया और ये किसका ले लिया बच्चे? एल्यूमिनियम का ले लिया। अब इसके 1 मीटर को रिड्यूस करूंगा और इसके 1 मीटर को रिड्यूस करूंगा, इनकी लेंथ तो सेम होगी, लेकिन क्या ये सेम मटेरियल के हैं? नो सर। तो सर इसके जब कॉपर के 1 मीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी, एल्युमिनियम के 1 मीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी। इसलिए इन दोनों की रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। अगर रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस पूछोगे तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे तो करेगी, साथ में किस पे डिपेंड कर रही है? उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे। क्योंकि तुम किसी को भी, जैसे डेंसिटी की बात है, भाई डेंसिटी मैं यूनिट वॉल्यूम में तो चेक करता हूँ, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। अगर पानी ले लूं, गिलास में ले लूं, टैंकी में ले लूं, समुद्र में ले लूं, कहीं ले लूं, पानी की डेंसिटी तो लगभग सेम ही है। लेकिन वही एक गिलास में मैं पानी लेता हूँ एक यूनिट वॉल्यूम में, और एक गिलास में मैं शहद ले रहा हूँ यूनिट वॉल्यूम में, क्या दोनों की डेंसिटी सेम होगी? क्या है तो यूनिट वॉल्यूम में,
है ना। तो हनी की कुछ अलग होगी, वाटर की कुछ अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर अब क्या चेंज आ गया बच्चे, किसका चेंज आ गया, मटेरियल मटेरियल का। समझ में आ रहा है। तो ऐसी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पर, ये कभी भी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। अब ये बात गांठ बांध लो, चले आगे। यस चलो यस सर। आओ इसको अब थोड़ा सा उसकी फॉर्म में ड्राइव करते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज ना उसके अंदर पूछे जाते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसके ऊपर टाइम दे रहा हूँ। आओ अब इसको ड्राइव करते हैं थोड़ा सा। अभी हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू क्या होता है, आई मल्टीप्लाई बाय आर। आई की जगह क्या लिख सकते हो ड्रिफ्ट में, एन ए वी डी, NEABD। आर की जगह क्या लिख सकते हो, आर की जगह क्या लिख सकते हो, रो एल अपॉन ए। ऐसे भी लिख सकते हो, रो एल बाई ए भी लिख सकते हो, और आर की जगह आर भी लिख सकते हो। मेरा अब ध्यान से देखो, आई का एक और फॉर्मूला भी पढ़ा है अभी अभी तुमने। आओ अब मैं इसको जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं ना अपने आप करते जाओ, तुम बताओगे मुझे। आई ये भी है, ठीक है, ये भी आ सकता है। अब आई को तो मैं आई लिखता हूं, आर की जगह अभी तुमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है रो एल बाय ए। अब एक बात बताओ, आई बाय ए क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक डेंसिटी। हाँ करंट डेंसिटी बोलो इसको, जे से लिखता हूं। तो आई अपॉन ए को तो जे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया बच्चे, रो इंटू एल। दिख रहा है सबको, बोलो Yes, हाँ है sir. ना। किसी को कोई डाउट हो रहा है यहाँ तक जो मैं बोल रहा हूँ, हो जाएगा सबको, क्लियर है। सर ये Yes, लास्ट sir. वाला स्टेप बता देखो दो, एक और आई v इज इक्वल टू, मैं ये वाला फॉर्मूला भी इसमें डिराइव्ड नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। v इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चे। आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, रो एल बाय ए। आई अपॉन ए को क्या लिख सकता हूं, करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी, जिसको किससे लिखता हूं, जे से, और साथ में क्या आ गया, रो इंटू एल। दिख गया। अच्छा अब मैं ना तुम्हें सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ कि कैसे काम आने वाला है, सिर्फ फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं होगा। अब v का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी एक रिलेशन होता है, v को क्या लिख सकता हूं, E इंटू आर यानी d, राइट, जे रो इंटू एल, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज कर देना। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला गिवन है, कौन सी चीजें गिवन है। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चेंज करना, और कैसे चेंज कर सकते हो सर, तुम खुद सोचो। अगर लेंथ दोनों की जगह सेम है, बच्चे ध्यान से सुनना, लेंथ दोनों की क्या है, सेम है। ये भी अगर लेंथ की बात कर रहा हूं ना, E इंटू एल लिखूं, तो यहाँ से L और L क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। E का फॉर्मूला क्या आ गया, J इंटू रो। J क्या होता है, करंट डेंसिटी। रो क्या होता है बच्चे, रेजिस्टिविटी। जैसा एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल उल्टी बातें हैं। अगर रेजिस्टिविटी रो है तो कंडक्टिविटी को क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन रो। और इसको कैसे लिखता हूं, सिग्मा से लिखता हूं। किससे लिखता हूं, सिग्मा से। जैसे वहां पर सिग्मा क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चार्ज डेंसिटी, लेकिन ये सिग्मा क्या है, इसको क्या बोल रहा हूं, कंडक्टिविटी। क्लियर है। तो अब रो की जगह क्या लिख सकता हूं, बताओ मुझे, सिग्मा, सिर्फ सिग्मा, 1 अपॉन। 1 अपॉन। तो जे की जगह क्या लिखना आ गया, मेरे को बताओ, जे इज इक्वल टू क्या हो गया, जे बाय सिग्मा। ध्यान से देखो, जे क्या आ गया, सिग्मा इंटू ई सिग्मा। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मैंने कहा था जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगी वो मैं साफ साफ कराऊंगा। शुरू कहां से किया था, v इज इक्वल टू आई आई आर। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। कौन सा लो, ओम्स लो। खत्म किस पे किया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ड्राइव तो इसी से हुआ,
इसको भी ओम्स लॉ बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये नीट में तो अनगिनत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन नीट के अंदर, और जेई में भी पूछा गया है कि मतलब ऐसे इधर मैच द कॉलम दे देंगे तो बताएंगे इनमें से ओम्स लॉ कौन सा नहीं है, कहीं पर ये फॉर्मूला लिख देंगे, कहीं में ये लिख देंगे, तो वो दोनों ओम्स लॉ होंगे। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई माइक्रो, बिल्कुल सही, अभी आएंगे इसी पे ही आएंगे। इसको माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ भी बोल देते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की बात होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो अगर तुमसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ओम्स लॉ बताओ तो क्या बोलोगे फॉर्मूला? J/1 J इज इक्वल टू सिग्मा E ई, याद रखना। तो दो ओम लॉ पढ़े, एक तो V इज इक्वल टू आई आर, दूसरा क्या पढ़ा? J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? No sir। नो सर ये इसीलिए मैंने बताया है, मैं डराइव नहीं करा रहा था लेकिन हो रहा है अपने आप। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ यही चीज, बहुत आसान क्वेश्चन जाते हैं ऐसे ऐसे आएंगे, तो सिर्फ तुमको यहाँ पर फोकस करना है कि इस क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है और मेरे को कौन से फॉर्मूले में, कौन सी फॉर्म में फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है। अगर तुमको ई दे दिया, सिग्मा दे दिया, तो तुम्हें जे वाला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना। अगर तुम्हें रेजिस्टेंस दे दिया, एल दे दिया, तो तुम्हें रेजिस्टेंस का आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए देना पड़ेगा। अगर तुम्हें मान लो वी दे दिया, जे दे दिया, सिग्मा दे दिया, तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे भाई? ये तो ड्राइव भी नहीं किया हमने कभी, ये वाला v इज इक्वल टू जे रो एल। तो ये लर्न करने से तो लर्न तो हो जाएंगे मेन इक्वेशंस, पर तुम्हें बाकियों के भी लर्न करना आने चाहिए, डेराइव करना भी आना चाहिए। क्लियर है सबको? चले आगे। यस सर। यस सर। इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे, वैसे मैं लाया तो आज भी हूं, बट कोई बात। अब देखो यहाँ पर, अब इन्होंने दूसरे फॉर्मूले को ड्राइव किया, इसको भी ड्राइव करते हैं। तुम मेरे साथ साथ बोलना, तुम खुद ही ड्राइव करोगे। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, एन ई ए, मैं यहां लिखता हूं, चलो एन ई ए वी डी, एन ई की जगह एन ई, ए की जगह ए। वी डी को मैंने गा के बताया था, क्या होता है वी डी? ई E tau by n तो बाय। क्लियर है? अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको कैसे चेंज करना चाहोगे, तुम खुद सोचो। एन है, ई है, ए है, ई है, ई है, टू बाय एम। किसी और चीज में कन्वर्ट करना चाहोगे इसको? बताओ मुझे, किस में कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है ही, ई आ गया ना, कैपिटल ई। चलो थोड़ा सा हिंट देते हैं तुम्हें, आओ। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस में भी कर सकते हो, बिल्कुल। क्या लिख दोगे? सिर्फ ई की जगह क्या लिख दोगे? V/D। बस ये याद रखनी है, यही चीजें। ठीक है? क्लियर है सबको? अब इन्होंने किस में किया, मेरे को बता सकते हो कोई? देख के बताओ, जितना पकड़ोगे चीजों को उतना सही समझ में आएगा। देखो इन्होंने किस में किया हुआ चीज, मैं नहीं बता रहा कि वी क्या है। अभी किसी बच्चे ने बोला उसी में कर रहा हूँ सेम, देखो ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस हाँ, V अपॉन एल नहीं लिखा हुआ, देखो तो किसको लिखा होगा ये V अपॉन एल? इलेक्ट्रिक फील्ड को। E को हाँ, तो एन ई ए, ई दो बार दो आ गया ना, एन ई ए वी डी। अब ई का क्या हो गया बच्चे? स्क्वायर हो गया। ए, ई की जगह क्या लिख दिया? V अपॉन एल, टो बाय एम तो था ही। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आओ नेक्स्ट वाला पकड़ो, कैसे किया। अब ये कैसे किया होगा? ये तो बस रीअरेंज किया। अब ये क्यों किया अभी तुम्हें पता लगेगा। ये भी एक और फॉर्म आएगी ओम्स लॉ के भी, देखते हैं। आई आ गया। अब इसने V अपॉन आई को क्या लिख सकते हो? R। आर। तो ये अब ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस। तो अगर इसको लर्न करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, लर्न अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से। बट मेरा मेन मोटिव यही है कि तुम्हें कुछ भी गिवन हो, तुम्हें इक्वेशन को डेराइव करना आना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिसको इक्वेशन डेराइव करनी आ गई कि कौन से क्या चीज मेरे को दी है और मैं निकाल सकता हूँ इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो आंसर आ जाएगा पक्का। आओ देखो यहाँ पर आर दिख देगा, दिख रहा है क्या? अब
अब यहाँ पर मैं तुमसे पूछता हूँ रो की वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे? रो की वैल्यू m अपॉन n e वेरी स्क्वायर। गुड, क्या बोलोगे सारे? बोलो रो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा? m upon n m स्क्वायर m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सर अगर जिसको समझ नहीं आया वो ये देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। R की जगह तो R है ही, L की जगह तो L है ही, A की जगह तो A है ही, यानी रो किसके इक्वल आएगा? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर है क्या सबको? थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है। यस सर। और किसी को कुछ भी पूछना है, कल इसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, तो मैं अभी कह रहा हूँ ये फॉर्मूलेस बहुत जरूरी हैं, और इसको ऐसे ही एग्जैक्टली पूछते हैं। इधर दे देंगे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, इधर दे देंगे जे, इधर दे देंगे ओम्स लॉ, तो इधर मैच द कॉलम में आता है। ये हमेशा फॉर्मूलेस मैच द कॉलम में आते ही आते हैं। चलें आगे। यस सर। ये डराइव करेगा वही जो हमने करा। सर ये जो हाँ बोलो बोलो। रिलैक्सेशन टाइम होता है सर, इसको मतलब टो बोलते हैं, टाउ बोलते हैं या ताउ बोलते हैं? कुछ भी, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, इसको लिखते ऐसे हैं, तुम बोल कुछ भी दो। कोई टो बोलता है, कोई टाउ बोलता है, TAU। अब टाउ मत बोल देना बस, बाकी कुछ भी बोल देना, ठीक है ना? TAU बोलते हैं इसको स्पेलिंग में जब लिखते हैं। यस सर। हाँ तो ये अभी इन्होंने रो की वैल्यू शायद दिखाई नहीं, लेकिन बाद में दिखा देंगे। आ गई, देखो ये दिख ही रही है, दिख रहा है सबको ये? तो क्या चीज गिवन है, और ये चीज मैं बता चुका हूँ। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पर, और ज्योमेट्रिकल कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती। दिख रहा होगा सबको? नहीं करता। ज्योमेट्रिकल का मतलब लेंथ और एरिया। क्या लेंथ और एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है? नो सर। नहीं करती। नो सर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया और नेचर ऑफ द मटेरियल पे, तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है। इनके अलावा एक और चीज है टेम्परेचर। क्या चीज है बच्चे वो? टेम्परेचर। तो कल का लेक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कल हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि अगर कल के लेक्चर में तुमने टेम्परेचर पढ़ लिया ना बच्चे, तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस की सारी बात क्लियर हो जाएगी। जो तुम्हारा लास्ट सेकंड चैप्टर है उसके अंदर तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, मैं कल ही कवर कर दूंगा वो। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से कल, और ये मैं रिलेशन तुम्हें करवा चुका हूँ, वैसे तुम चाहो तो कर सकते हो। ये टेम्परेचर वाला हम करेंगे कल, ठीक है? ये वाली बात हम कल करेंगे। ये फॉर्मूला है, कर सकते हो क्या इसको? ट्राई करो। Q की वैल्यू गिवन है, करंट निकालना है, कैसे निकालोगे? Q बाई टी करोगे। कैसे करोगे? ऐसे Q की जगह क्या लिखोगे? डेरिवेटिव होगा इसका +3 और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? T2। तो आंसर क्या आ जाएगा? T² + 3/2। ये आएगा? नहीं सर। नहीं। 11। फॉर्मूला बताओ। I होता है चेंज चार्ज का फ्लो पथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको क्या लिखते हो? dQ/dt। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो I की जगह तो I, d/dt। Q की जगह क्या लिखोगे? 2t² + 3। तो अब बताओ, डिफरेंशिएशन करो इसका। 2t² का क्या हो जाएगा? 11। 4t। अब t की जगह क्या पुट कर दोगे? 2। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 8। क्लियर है? 11 नहीं आएगा ना बच्चे, 3 का कांस्टेंट होता है। 3 कांस्टेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। किसी को डाउट है? ये तो आसान क्वेश्चन था। चलें आगे। किसी को डाउट है फिर भी पूछ लो। नो सर। चलो तो चलो आगे। ये आ गया 8। एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा करके देखो। वैसे मैं लाया तो था अच्छे खासे क्वेश्चन, बट कल भी करेंगे हम थोड़े से। आज तुम ट्राई करना, वो जो फॉर्मूलाज था वो बहुत जरूरी था, इसलिए हम इसको कल ट्राई करेंगे। देख लो 2 मिनट है, उसके बाद छोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बीम एज एन अपर्चर दिस। लेकिन कल मैं आते ही फॉर्मूलाज रिवाइज करवाऊंगा बच्चे, और आते ही सबको फॉर्मूले रट जाने चाहिए। अब समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो शांत बैठा होगा कल। क्लियर है? मैं सिर्फ वैल्यू बोलूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा जे,
मैं सिर्फ बोलूंगा जे और तुम्हारे पास फॉर्मूले तैयार होने चाहिए सर। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ जी Yes. जल्दी करो। इसमें देखो क्या अप्रोच लगाएगी तुम्हारे हिसाब से, बताओ। देखो मैंने बोला था अगर एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट करना आता है उसका एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। क्या निकालना है कौन बताएगा इस क्वेश्चन में? मैं अप्रोच बताऊंगा फिर करेंगे इसको कल ही बार। इसमें करंट और करंट डेंसिटी निकालना करंट निकालना है तो करंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सर? तुम खुद देखो, वो डिपेंड करता है सर। क्वेश्चन में करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले मेरे को यही देखना है कि मेरे को गिवन क्या है और उसी की फॉर्म में क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है। उसी की फॉर्म में क्या लिखना है तो बताओ क्या गिवन है सर मेरे को? सर एरिया गिवन है एक तो, एरिया गिवन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और इलेक्ट्रॉन गिवन है, यानी चार्ज गिवन है। तो करंट का चार्ज की फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है क्या? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी। अच्छा सर टी टाइम की तो वैल्यू दे रखी है इसने, कितने सेकंड्स पर सेकंड की बात हो रही है। एक बारी के लिए एक बार लिख देते हैं वंस। उस पर सेकंड में चार्ज की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसने चार्ज तो नहीं दे रखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे। NE/T। हाँ तो Q इज इक्वल टू अब क्या लिख देंगे? Any. समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, यस sir. सर। तो अब ये ड्राइव किया था क्या हमने? नहीं किया था ना, लेकिन हमको यूज करना आता है ना। सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि हमें पता है सर किसको किस में कन्वर्ट करना है, बस यही सीखना है हमने। कर लेंगे अब इसको, आई की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब आई आ गया तो करंट डेंसिटी तो बच्चों का खेल है। जे इज इक्वल टू क्या होता है? A upon A. आई अपॉन A। एरिया दे रखा है क्या? Yes, sir. 1 मीटर mm दी है। कर लेंगे क्या उसको सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट कर देना। मीटर में करोगे तो अच्छा है। क्लियर है? यस सर। ये होमवर्क। यस सर। अब ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करके आना, हालांकि तुम्हें दिख जाएगा। देखो लिख रहा है Q इज इक्वल टू एन लगा रखा है, फिर T की वैल्यू कितनी गिवन है 1 सेकेंड। ऐसे ही अब करंट डेंसिटी को क्या लिख दिया S। S का मतलब है एरिया, वही A भी लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। कुछ फर्क आया क्या जो हमने किया था और इसमें? कुछ भी फर्क है? नो सर। No. ऐसे ये सेकंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आए तो जरूर करना। मैंने जान करके डाला है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ जाना चाहिए तुम्हें। यहाँ पर वो पता लगेगा जो तुम R इज इक्वल टू रो L बाय A करते हो ना, वो A मैं बता रहा था ना, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्चुअल में है क्या चीज, वो बता रहा था ना सबसे शुरुआत में ट्राई बोला था जो मैंने, वो इस क्वेश्चन से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करना ये वाले क्वेश्चन, हम आते ही कल सबसे पहले इनको करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 होमवर्क है तुम्हारे, कोशिश करना सॉल्यूशन मत देखना, और फिर भी बिल्कुल समझ ना आए तो सॉल्यूशन एक बार देख लेना और फिर मेरे से आके पूछ। क्लियर है? कल आते ही ये क्वेश्चंस करेंगे। Yes. ठीक है, कल का क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आगे डेरिवेशन करेंगे। डन? किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है बच्चे, वरना जा सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। Bye, sir. बाय बच्चे।